नमस्कार। आज 22 अक्टूबर 2025 है और आज हम एक काफ़ी बड़े मुद्दे पर बात करने वाले हैं। चीन ने हाल ही में जो रेयर अर्थ्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, उनके एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हमारे पास इस पर कुछ काफ़ी दिलचस्प लेख और विश्लेषण है। इसमें एक बराक फेस ब्लॉग की पोस्ट है, चीन का रेयर अर्थ गैम्बिट और भी कुछ सामग्री है। आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये जो कदम है, जो 1 नवंबर से लागू होने वाला है, ये इतना अहम क्यों है? चीन की स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे? और इसका दुनिया भर में मतलब ट्रेड पर, टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर का अगला कदम नहीं लगता, ये कुछ बड़ा भू राजनीतिक संकेत सा लगता है। इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता है। जो सामग्री हमने देखी है उसमें ये साफ है कि ये अमेरिका ने जो चीन पर पाबंदियां लगाई थीं, खासकर हाईटेक एडवांस सेमीकंडक्टर्स पर, ये उसका सीधा जवाब है एक तरह से। अच्छा। चीन का तर्क मतलब विश्लेषणों के हिसाब से काफी सीधा लगता है कि अगर अमेरिका हमारी हाई एंड टेक्नोलॉजी तक पहुंच रोकेगा तो हम अमेरिका की उस सप्लाई चेन को टारगेट करेंगे जिस पर वो बहुत ज्यादा निर्भर है, और वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। हाँ। तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो पिछले कई सालों से जो आर्थिक टकराव चल रहा है उसी की अगली कड़ी कह सकते हैं। तो ये मतलब चिप्स के बदले मिनरल्स, जैसे को तैसा वाला मामला? हाँ, कुछ वैसा ही। और ये रेयर अर्थ्स, ये 17 तत्व लेख बता रहे हैं कि ये स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, विंड टर्बाइन, रडार सिस्टम, यहाँ तक कि मिसाइल बनाने तक में काम आते हैं। ये तो मतलब हर मॉडर्न चीज की बुनियाद में है। ये तो पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बिल्कुल। और ये स्थिति मतलब चीन की जो ये पकड़ है, इन्होंने काफी सोच समझ कर बनाई है। कई विश्लेषण ये बताते हैं कि 1980 के दशक से ही चीन ने भारी सब्सिडी दी, ग्लोबल लेवल पर कीमतें इतनी कम रखीं कि बाकी देशों के लिए कंपटीशन मुश्किल हो गया। और नतीजा ये है कि आज दुनिया के 80% से ज्यादा रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग चीन में होती है। 80%? जी हाँ। तो ये सिर्फ मुनाफा कमाने की बात नहीं थी, ये असल में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी, कंट्रोल हासिल करने की। उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल प्लानिंग में रेयर अर्थ्स को इस तरह से इंटीग्रेट किया कि मॉडर्न इकोनॉमीज उन पर निर्भर हो जाएं। और अमेरिका, जो कभी खुद एक बड़ा प्रोड्यूसर था, उसने अपनी कैपेसिटी कम कर दी। शायद पर्यावरण की चिंताएं थीं या लागत कम करने पर फोकस था। ये निर्भरता तो मतलब रातों रात नहीं बनी, ये तो दशकों की पॉलिसीज का नतीजा है। सही कहा। अब वॉशिंगटन को शायद विकल्प ढूंढने में काफी मुश्किल हो रही होगी। कुछ एनालिस्ट इसे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स 2.0 कह रहे हैं। मतलब अब सप्लाई चेन ही हथियार बन गई हैं। अच्छा, रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स 2.0? हाँ, इसकी तुलना 1973 के ओपेक तेल संकट से भी की जा रही है, जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदल दिया था। जापान ने इसका एक छोटा सा ट्रेलर 2010 में देखा था। ओ हाँ, वो विवाद हुआ था। जी, एक समुद्री विवाद के बाद चीन ने कुछ समय के लिए रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट रोक दिया था। उस घटना ने जापान को मजबूर किया कि वो अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करे। अब अमेरिका वही चुनौती फेस कर रहा है, लेकिन कहीं बड़े स्केल पर। लेकिन ये सिर्फ चीन अमेरिका की बात तो नहीं है। सामग्री में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के कमजोर होने की बात भी है। उसके पतन की तरफ इशारा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैरिफ लगाए थे और WTO की जो अपीलेट बॉडी है, उसे एक तरह से ठप कर दिया। उसका इसमें कितना बड़ा रोल है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। विश्लेषण इस पर काफी जोर देते हैं कि WTO अब प्रैक्टिकली असरदार नहीं रहा। 2018 से 2020 के बीच जब अमेरिका ने स्टील, एल्यूमिनियम और बहुत सारे चीनी सामानों पर टैरिफ लगाए, हाँ, वो काफी बड़ा कदम था। वो सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म नहीं था, वो एक तरह से मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम पर सीधा हमला था। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कांग्रेस को बायपास किया, WTO के प्रोसीजर को अनदेखा किया और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया, जो कि पहले ऐसे इस्तेमाल नहीं हुआ था। और फिर WTO ने जब फैसला दिया अमेरिका के खिलाफ? हाँ, जब WTO की अपीलेट बॉडी, जो कि ट्रेड डिस्प्यूट सुलझाने की सबसे ऊंची संस्था है, उसने अमेरिका के इन कदमों के खिलाफ रूलिंग दी, तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने नए जजों की अपॉइंटमेंट ही रोक दी। अच्छा, तो मतलब बॉडी काम नहीं कर पाई? बिल्कुल, वो बॉडी ही ठप हो गई। 2020 तक WTO विवाद सुलझाने में असमर्थ हो चुका था, और अब 2025 में, जैसा ये रिपोर्ट्स बता रही हैं, वो सिस्टम लगभग कह सकते हैं मर चुका है। तो इस दौरान चीन क्या कर रहा था? क्या वो शुरू से ही सिस्टम को चैलेंज कर रहा था? नहीं, दिलचस्प बात यह है,
और सामग्री भी यही बताती है कि चीन ने शुरू में नियमों के अंदर रहकर ही खेलने की कोशिश की। उन्होंने WTO में शिकायतें दर्ज की, ग्लोबल रूल्स का हवाला दिया, खुद को एक जिम्मेदार ग्लोबल प्लेयर की तरह पेश किया। लेकिन जैसे जैसे उन्हें लगा कि पुराना सिस्टम टूट रहा है, बीजिंग ने अपने पैरेलल नेटवर्क्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जो उनकी विशाल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। हाँ, BRI तो बहुत चर्चा में है। और रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, जो एक बड़ा एशियाई ट्रेड अग्रीमेंट है। तो अब ये जो 2025 का रेयर अर्थ बैन है, ये शायद चीन के इस शिफ्ट का प्रतीक है। वो अब सिर्फ पार्टनर नहीं रहना चाहते, अब वो एक नई व्यवस्था के, कह सकते हैं, नियम बनाने वाले बनना चाहते हैं। उनका मैसेज शायद ये है, अगर पुराने नियम लागू नहीं होते तो ठीक है, हम अपने नियम बनाएंगे। ये तो दो अलग अलग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स का टकराव भी लिखता है। कुछ लेख कह रहे हैं कि अमेरिका में कॉर्पोरेट इंटरेस्ट पॉलिसी को बहुत प्रभावित करते हैं, जबकि चीन में स्टेट का कंट्रोल इकोनॉमी पर ज्यादा है। इन दोनों मॉडल्स में बैलेंस बनाना मुश्किल है, और WTO शायद इसके लिए बना ही नहीं था। बिल्कुल। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल जो कुछ विश्लेषणों में उठाया गया है, वो ये है कि चीन का ये कदम शायद अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की भी एक कोशिश हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट पर? वो कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका की जो निचली अदालतें हैं, वो पहले ही ट्रंप की टैरिफ्स को इस आधार पर अवैध ठहरा चुकी हैं कि उन्हें लागू करने के लिए कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली गई थी। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट पर उन फैसलों को बरकरार रखने का दबाव है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि उस समय के राष्ट्रपति आसानी से अपनी पार्टी की मेजॉरिटी वाली कांग्रेस से मंजूरी ले सकते थे, पर उन्होंने नहीं ली, शायद एग्जीक्यूटिव पावर बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है बीजिंग ये उम्मीद कर रहा हो कि रेयर अर्थ सप्लाई रुकने से जो इकोनॉमिक पेन होगा, उससे अमेरिकी जुडिशरी पर प्रेशर बढ़ेगा कि वो इस मामले पर जल्दी फैसला लें। ये काफी घुमावदार स्ट्रैटेजी लगती है। वाकई, सामग्री इस पूरे टकराव को सिलिकॉन बनाम मिट्टी का युद्ध भी कह रही है। मतलब अमेरिका सिलिकॉन, चिप्स, सॉफ्टवेयर, AI जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी में आगे, और चीन खनिजों, मैन्युफैक्चरिंग और खासकर रेयर अर्थ्स जैसी मिट्टी से जुड़ी चीजों में। ये एक अजीब सी म्यूचुअल डिपेंडेंसी है, जहां दोनों ही एक दूसरे से आजादी चाहते हैं। हाँ, अमेरिका ने चीन की AI और मिलिट्री कैपेबिलिटीज के डेवलपमेंट को स्लो करने के लिए एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स और उनको बनाने वाले इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट पर कड़े बैन लगाए। इसमें नीदरलैंड्स की ASML है। हाँ, जो मशीनें बनाती हैं चिप्स की। बिल्कुल। ताइवान की TSMC, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट चिप मैन्युफैक्चरर है, और अमेरिका की NVIDIA, जो AI चिप्स में लीडर है। इन सब कंपनियों से चीन को होने वाले एक्सपोर्ट को टारगेट किया गया। शुरू में इसका असर दिखा भी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने चीन को डोमेस्टिक चिप रिसर्च और डेवलपमेंट में और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एक तरह से पुश किया है। अब बीजिंग का ये रेयर अर्थ बैन अमेरिकी चिप कंट्रोल्स का ही एक आईना लगता है। मैसेज क्लियर है, अगर आप हमारे दिमाग तक यानी चिप्स तक हमारी पहुंच रोकेंगे, तो हम आपकी हड्डियों तक यानी इन जरूरी मिनरल्स तक आपकी पहुंच रोक देंगे। और विडंबना ये है, जैसा लेख बताते हैं, कि ये रेयर अर्थ्स उन मशीनों को बनाने के लिए भी जरूरी हैं जो चिप्स बनाती हैं। एग्जैक्टली। साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों, पवन चक्कियों, डिफेंस इक्विपमेंट, सब के लिए। ये एक चक्रव्यूह जैसा है, जहां हर चाल दोनों पक्षों को किसी न किसी तरह कमजोरी करती है। तो फिर क्या आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, एक रियल ऑप्शन है? लेख तो कह रहे हैं कि चीन को अत्याधुनिक चिप्स बनाने में महारत हासिल करने में कई साल लगेंगे, और वेस्टर्न देशों को रेयर अर्थ की पूरी सप्लाई चेन बनाने में, माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक, उसमें भी कई साल लग सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जैसी जगह माइनिंग तो बढ़ा सकती हैं, लेकिन इन मिनरल्स को प्रोसेस करना, उनको इस्तेमाल लायक बनाना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और एनवायरमेंटली चैलेंजिंग भी। और वो प्रोसेस अभी भी काफी हद तक चीन पर ही निर्भर है। तो इस बीच ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा? वॉलमार्ट की खाली शेल्फ वाली बात, वो सिर्फ एक चेतावनी है या सच हो सकती है? असर तो देखिए काफी गहरा हो सकता है। सवाल यह है कि बाकी देश कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन ये टकराव निश्चित तौर पर दुनिया का तकनीकी भूगोल बदल रहा है। तकनीकी भूगोल, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ताइवान चिप मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बना हुआ है, पर उस पर प्रेशर बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश माइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं,
भारत एक पोटेंशियल तीसरे पोल की तरह उभर रहा है, अपना चिप डिजाइन इकोसिस्टम बना रहा है, मिनरल प्रोसेसिंग में भी इन्वेस्ट कर रहा है। भारत की भूमिका अहम हो सकती है। बिल्कुल। उधर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में भी इन खनिजों के बड़ी भंडार हैं, जिन पर अमेरिका और चीन दोनों की नज़र है। तो ऐसा लग रहा है कि टेक्नोलॉजी और जियोलॉजी मिलकर एक नया जियोटेक ऑर्डर बना रहे हैं। एक विश्लेषण में रे डालियो का जिक्र है। कहा गया है कि ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं बल्कि इतिहास का एक बड़ा चक्र है। मतलब अमेरिका एक मैच्योर एम्पायर है जो इंटरनल डिवीजन, बढ़ते कर जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, और चीन एक राइजिंग पावर है। क्या ये टकराव इतना बुनियादी और स्ट्रक्चरल है? हाँ, कई स्रोत अमेरिका की आंतरिक चुनौतियों को, जैसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बढ़ता हुआ नेशनल डेट, कॉर्पोरेट लॉबिंग का बहुत ज्यादा असर पॉलिसी मेकिंग पर, इन सबको इस बाहरी टकराव से जोड़कर देखते हैं। तर्क ये दिया जाता है कि जब कोई देश अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगता है, फाइनेंशियल रियलिटीज को अनदेखा करता है, और जब जनता बिना प्रोडक्टिविटी बढ़ाए ही समृद्धि की मांग करती है, तो वो अनजाने में अपने पतन को तेज कर देता है। तो ऐसे में ये ट्रेड वॉर शायद उन गहरी समस्याओं के लक्षण भर है। लेकिन चीन के उदय की भी अपनी सीमाएं होंगी। जैसा कुछ लेख इशारा करते हैं, एक ऑथोरिटेरियन सिस्टम भले ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले, पर क्या वो क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबाता नहीं है? सही कहा। एंटरप्रेन्योर्स को अक्सर सरकारी दखलंदाजी का सामना करना पड़ता है। ये एक वैलिड पॉइंट है। और यहीं पर ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के दक्षिणी हिस्से के देश जैसे भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, ब्राजील वगैरह, उनकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। विश्लेषणों में ये सुझाव है कि ये देश किसी एक गुट का पक्ष लेने के बजाय निष्पक्षता, स्थिरता और ओपन इनोवेशन पर जोर देकर नई ग्लोबल व्यवस्था को शेप देने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, साउथ साउथ कोऑपरेशन का बढ़ना, ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स का विस्तार और एआई जैसी टेक्नोलॉजी से चलने वाले नए ट्रेड नेटवर्क्स, ये शायद ग्लोबलाइजेशन के अगले फेज की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक मल्टीपोलर मॉडर्नाइजेशन। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ टकराव बढ़ता ही जाएगा या फिर कुछ नया, कुछ बेहतर बनाने का मौका भी है इसमें? सामग्री में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वो हर देश से अलग डील वाली पॉलिसी को WTO से भी बुरा बताया गया है। भले ही WTO में कमियां थीं, बिल्कुल। लेखों का जो कोर आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि दुनिया को कम नियमों की जरूरत नहीं है, बल्कि बेहतर और ज्यादा न्याय संगत नियमों की जरूरत है। और ये नियम सिर्फ अमेरिका और चीन जैसी बड़ी ताकतें ही ना बनाएं, बल्कि यूरोपियन यूनियन, भारत और दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ छोटे देशों की आवाज को भी शामिल करके बनाए जाएं। यानी एक नई ग्लोबल ट्रेड संरचना जी, जो इकोनॉमिक जस्टिस, जी, एनवायरनमेंट की सुरक्षा और शेयर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को एक साथ लेकर चले। जी, सामग्री इसे कुछ हालिया किताबों के विचारों से जोड़ती हैं, जैसे रीथिंकिंग ट्रेड जी, या रीऑर्गेनाइज्ड यूएन, जी। जो एक नए सिरे से ग्लोबल समझौते की बात करती हैं। तो शायद सुनने में अजीब लगे, पर चीन का ये रेयर अर्थ बैन वो जरूरी झटका हो सकता है जो दुनिया को इस दिशा में सोचने पर मजबूर करे। ये कदम ग्लोबल सप्लाई चेन्स की नाजुकता को दिखाता है, और ये भी कि जीरो सम वाले ट्रेड वॉर्स आखिर में किसी के लिए फायदेमंद नहीं होते। ये एक तरह से ट्रेड और ग्लोबल गवर्नेंस पर दोबारा सोचने का आह्वान है। 20वीं सदी के कैपिटलिज्म या कोल्ड वॉर वाली मानसिकता से नहीं, बल्कि सहयोग और ग्लोबल स्थिरता की एक नई भावना के साथ। तो कुल मिला के चीन का ये रेयर अर्थ प्रतिबंध सिर्फ एक इकोनॉमिक जवाबी हमला नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा है। ये शायद एक वेकअप कॉल है जो हमें ग्लोबल सिस्टम की कमजोरियों और हमारी आपसी निर्भरता का एहसास करा रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे रिसोर्सेज अब जियोपॉलिटिक्स के नए हथियार बन गए हैं। हाँ, और विश्लेषण इस संभावना पर भी विचार करते हैं कि इतिहास शायद 1 नवंबर 2025 को उस तारीख के रूप में याद रखे जब दुनिया बिखरने के बजाय शायद पुनर्निर्माण की राह पर चल पड़ी। लेकिन ऐसा तभी होगा अगर ये संकट वाकई एक नए, ज्यादा समावेशी और न्याय संगत ग्लोबल ट्रेड और गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को जन्म दे पाए। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। सामग्री में आज की तकनीकी और आर्थिक निर्भरता की तुलना 20वीं सदी के परमाणु संतुलन यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन या मैड से की गई है। इंटरेस्टिंग तुलना है। उस दौर में आपसी विनाश का डर ही एक तरह से शांति बनाए रखता था। तो आज के युग में जहां अमेरिका और चीन एक दूसरे को गंभीर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं पर शायद पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, क्या यही आपसी निर्भरता, ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रप्शन, संवाद और संतुलन बनाए रखने का एक नया आधार बन सकती है? ये एक बहुत ही जटिल सवाल है,
और शायद इसका जवाब ही आने वाले समय में वैश्विक संबंधों की दिशा तय करेगा। इस पर वाकई आगे और सोचने की जरूरत है।